सोचिए ना, मेडिकल साइंस में हर चीज कितनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ नजर आ जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए ये रही समस्या। हाँ, एकदम इंजीनियरिंग जैसी सटीकता। और ये जो स्पष्टता है ना, ये एक अजीब सा सुकून देती है। हमारे इंसानी दिमाग को चीजें साफ साफ दिखाई देना और अलग अलग खानों में बटी होना ही पसंद आता है। बिल्कुल सही कहा। नमस्ते और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। लेकिन देखिए, जब बात हमारे आज के विषय की आती है ना, यानी द साइंस ऑफ द थर्ड आई एंड स्पिरिचुअल मास्टरी, तो हम सीधे न्यूरो साइंस और आध्यात्मिकता के उस धुंधले संगम में पहुंच जाते हैं। जहाँ वो एक्सरे मशीन बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। मैं यहाँ विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से इस विषय के हर पहलू को डिकोड करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम आध्यात्मिक रूपकों और प्राचीन धारणाओं को आधुनिक न्यूरो साइंस के चश्मे से समझें। हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही पावरफुल वाक्य है कि तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। क्या बात है। और अगर इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये किसी रहस्यमयी जादू की बात नहीं कर रहा है। ये असल में दिमाग के तारों को फिर से जोड़ने, यानी न्यूरल पाथवेज को बदलने की बात कर रहा है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तीसरे नेत्र या थर्ड आई वाले कॉन्सेप्ट को ही लेते हैं। अक्सर इसका नाम सुनते ही माथे के बीच में चमकती हुई किसी जादुई आंख की तस्वीर दिमाग में आती है ना? बिल्कुल टीवी शोज वाला असर। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ये कोई शारीरिक आंख नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरी तरह से सक्रिय होना माना जाता है। अच्छा, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है? देखिए, ये हमारी जटिल सोच और मेटा अवेयरनेस का केंद्र है। मतलब अपनी ही जागरूकता के प्रति जागरूक होने की क्षमता। जब ये हिस्सा एक्टिव होता है तो इंसान अपने ही विचारों को एक दूरी से ऑब्जर्व कर सकता है। अरे वाह! मतलब खुद के विचारों को ऐसे देखना जैसे किसी और के हो। एकदम सही। और इसका परिणाम ये होता है कि भावनाएं हावी नहीं होती। इंसान तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पूरी व्यवस्था को, जिसे स्रोत में ड्रामा कहा गया है, उसे समझता है। खुद को सिचुएशन से अलग कर पाता है। यार ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई इंसान किसी बहुत बड़ी भूल भुलैया के अंदर फंसा है। सामने सिर्फ दीवारें हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है। और पैनिक कर रहा है। हाँ, और तभी वो अचानक से अपने दिमाग का एक ड्रोन कैमरा चालू कर लेता है। वो ड्रोन हवा में ऊपर जाता है और ऊपर से उस पूरी भूल भुलैया का नक्शा दिखा देता है। मतलब इंसान फंसा नहीं है, वो बस ऊपर से पैटर्न देख रहा है। बहुत ही शानदार तुलना है ये। और जैसे ही वो इंसान ये करता है ना, तो क्या वो इस तकनीक से अपने ही दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर रहा है? वही तो मुझे भी यही लग रहा था। हाँ, कॉग्निटिव सिस्टम को हैक करना एक सटीक व्याख्या है। जब वो ड्रोन व्यू चालू होता है तो समय और स्थान को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसी से हम स्रोत के अगले सिद्धांत पर आते हैं, जिसे त्रिका सिद्धांत कहा गया है। त्रिका सिद्धांत मैंने शुभ में पढ़ा था। उसमें 3 बहुत भारी भरकम शब्द हैं: त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। सुनने में किसी प्राचीन महाकाव्य की उपाधियां लगती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस ड्रोन कैमरे वाले लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो त्रिनेत्री का मतलब हुआ भौतिक, सूक्ष्म और कारण दुनिया को एक साथ देखना। हम एकदम सही। वैज्ञानिक रूप से इसका मतलब है हमारे सेंसरी परसेप्शन, इंट्यूशन और लॉजिक का एकीकरण होना। आमतौर पर लोग या तो सिर्फ लॉजिक पर चलते हैं या सिर्फ भावनाओं पर। सही बात है। लेकिन मेटा अवेयरनेस इन तीनों को एक ही डैशबोर्ड पर ले आती है। इंसान भौतिक दुनिया देखता है, उसकी सूक्ष्म भावनाएं महसूस करता है और उसके पीछे का लॉजिक भी समझता है। क्या बात है। और अगर कोई इंसान अपने ड्रोन कैमरे से ये तीनों स्तर एक साथ देख रहा है तो अगला कदम यही होगा कि वो समय के पार भी देख सके। जिसे स्रोत त्रिकालदर्शी कहता है, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य की जागरूकता। बिल्कुल। और न्यूरो साइंस में इसे प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस सिस्टम कहा जाता है। दिमाग का तो काम ही भविष्यवाणी करना है। मेमोरी अतीत है, अवेयरनेस वर्तमान है और प्रिडिक्शन भविष्य है। अच्छा, लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। अगर ये सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग है तो प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस तो बिल्कुल आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसा लगता है। आप सही दिशा में सोच रहे हैं। मतलब एआई भी तो पुराने डेटा के लूप्स के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करता है। तो क्या ये प्राचीन ग्रंथ असल में एक बायोलॉजिकल एल्गोरिदम का वर्णन कर रहे हैं जो इंसान के अंदर है? ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है।
एक तरह से हमारा नर्वस सिस्टम ब्रह्मांड का सबसे एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क ही तो है। एआई सिलिकॉन चिप्स पर चलता है और हम न्यूरॉन्स पर। हाँ, लेकिन एक फर्क तो है ना। बहुत बड़ा फर्क है। एआई के पास चेतना या आत्मनियंत्रण नहीं होता। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो वो त्रिलोकीनाथ बनता है, मतलब भौतिक दुनिया, विचारों की दुनिया और अपनी खुद की एनर्जी स्टेट पर पूरा नियंत्रण। ओहो, मतलब बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, इंसान का अपना इंटरनल सिस्टम क्रैश नहीं होता। एकदम सही। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। स्रोत के अनुसार इन पुराने विचारों और सर्वाइवल लूप्स को तोड़ने के लिए सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है। ज्ञान का इंजेक्शन, ये तो बिल्कुल किसी सॉफ्टवेयर के एंटीवायरस अपडेट जैसा साउंड कर रहा है। आप इसे एक न्यूरल और इमोशनल रीसेट कह सकते हैं। जब कोई गहरी बात सुनी और समझी जाती है तो दिमाग के पुराने जमे हुए कनेक्शंस ढीले पड़ने लगते हैं। और ये जरूरी है क्योंकि इंसान 5 मुख्य विकारों के प्रभाव में रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बिल्कुल। जिन्हें हम समाज में पाप मानते हैं, वो असल में न्यूरोसाइंस के हिसाब से दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस है। इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। देखिए, काम या लस्ट जो है वो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर डोपामीन एडिक्शन है। दिमाग तुरंत मिलने वाले प्लेजर का गुलाम हो जाता है। क्रोध हमारी इमोशनल रिएक्टिविटी है। गुस्सा आने पर दिमाग का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारा ड्रोन कैमरा शटडाउन हो जाता है। इंसान लॉजिक खो देता है। एकदम सही पकड़े आप। इसी तरह लोभ को हम रिवॉर्ड ऑब्सेशन कह सकते हैं। दिमाग एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मोह को अटैचमेंट बायस कह सकते हैं। और अहंकार? वो शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, अहंकार एक ईगो आइडेंटिटी है। दिमाग अपने बारे में एक झूठी कहानी बना लेता है और बस उसी को डिफेंड करता रहता है। बाप रे। और जब तक ये 5 वायरस सिस्टम में रहते हैं, इंसान एक लूप में फंसा रहता है। स्रोत इसे 84 जन्मों का चक्र कहता है। और अगर इसे मनोविज्ञान से जोड़ें तो ये सिर्फ मरने और जीने की बात नहीं है। ये उन बिहेवियरल लूप्स का चक्र है जो हम हर दिन दोहराते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर किसी को हर छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है तो वो जिंदगी भर वही पैटर्न दोहराएगा, रिश्ते तोड़ेगा, फिर पछताएगा। और जब तक वो मेटा अवेयरनेस चालू नहीं होती, ये लूप टूटता नहीं है। इसीलिए उस ज्ञान के इंजेक्शन की जरूरत होती है ताकि दिमाग के हार्ड ड्राइव रीसेट हो सके। और जब ये वायरस हट जाते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात है कि दुनिया नयनहीन है। मतलब लोगों के पास आंखें हैं लेकिन वो कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। सही कहा। वो चीजें देखते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं समझते। जैसे लोग अनुष्ठान करते हैं लेकिन उसके पीछे का मनोविज्ञान नहीं जानते। शिव और शंकर का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया था। आम धारणा में तो दोनों एक ही माने जाते हैं। लेकिन स्रोत इनके बीच बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक अंतर करता है। शिव निराकार ऊर्जा या सोर्स का प्रतीक है और शंकर उस ऊर्जा के एक भौतिक स्वरूप का प्रतीक है। अरे वाह, ये तो क्वांटम फिजिक्स की तरह है। एक ही चीज वेव भी है और पार्टिकल भी, ऊर्जा भी और स्वरूप भी। बिल्कुल। और जब इंसान इस फॉर्म और सोर्स के अंतर को समझता है तो उसकी खुद की पहचान बदल जाती है। स्रोत कहता है, शिव शक्ति भारत माताएं, ये एक बहुत शक्तिशाली आइडेंटिटी शिफ्ट है। मतलब इंसान खुद को एक कमजोर शरीर मानना छोड़ दे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मर बन जाए। एकदम। और अगर इंसान खुद को ऐसा देखेगा तो समाज के साथ उसका इंटरैक्शन भी बदल जाएगा। यहीं से रूहानी सेवा का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या ये रूहानी सेवा सिर्फ अच्छी वाइब्स देने के बारे में है? सामान्य सेवा से ये कैसे अलग है? देखिए, सामान्य सेवा में हम सिर्फ शब्दों से सलाह देते हैं, उससे शायद कुछ देर के लिए बदलाव आए। लेकिन रूहानी सेवा सीधे तौर पर सोर्स से जुड़कर ऊर्जा ट्रांसफर करने के बारे में है। मनोविज्ञान में इसे को-रेगुलेशन कहते हैं। जब आपका नर्वस सिस्टम एकदम शांत होता है तो आपके आसपास के लोगों का नर्वस सिस्टम भी अपने आप उसी फ्रीक्वेंसी पर सिंक्रोनाइज होने लगता है। सच में? मतलब बिना एक शब्द बोले भी दूसरे इंसान की हार्ट रेट और घबराहट नॉर्मल हो सकती है? ये कोई जादू नहीं बल्कि मापने योग्य विज्ञान है। बिल्कुल। लेकिन इस स्तर की ऊर्जा तक पहुंचने के लिए कुछ ठोस व्यवहारिक अभ्यास चाहिए होते हैं। स्रोत के अंतिम हिस्से में दादी जानकी की शिक्षाएं इसी मनोवैज्ञानिक महारत पर बात करती हैं। हाँ, उनकी एक शिक्षा है कि अधिक सोचने से शक्ति खर्च होती है। ये कॉग्निटिव ओवरलोड का सिद्धांत है।
हमारा दिमाग कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी बैटरी कभी खत्म ना हो। बेकार के विचारों से दिमाग का ग्लूकोज खत्म होता है। और उनकी दूसरी शिक्षा थी चित्त साफ रखो, मतलब इमोशनल डिटॉक्स, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है। लेकिन मुझे उनकी तीसरी बात बहुत दिलचस्प लगी, साइलेंस, मतलब शक्ति जमा। मौन रहना बहुत ताकतवर है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से बाहरी शोर को बंद करना न्यूरल रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो इसे स्मार्टफोन की तरह देखता हूँ। बैटरी बचाने के लिए फोन को लो पावर मोड में डाल दो। दिमाग को भी बैकग्राउंड एप्स बंद करने की जरूरत होती है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और इसी के साथ स्रोत में 4 दैनिक अभ्यास दिए गए हैं। पहला है थर्ड आई एक्टिवेशन। ये कोई ध्यान का पोज नहीं, बस एक पॉज लेने की कला है। रुककर सोचना कि इसकी असलियत क्या है। एमिगडाला को बाईपास करके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाने का तरीका। दूसरा अभ्यास है सोल कॉन्शियसनेस ड्रिल। हर 2-3 घंटे में खुद को याद दिलाना कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि प्रकाश का एक बिंदु हैं। ये ईगो आइडेंटिटी को तोड़ने का शानदार तरीका है। तीसरा है सर्विस प्रैक्टिस, यानी सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से शांति फैलाना। और चौथा है लाइट प्रैक्टिस। लाइट प्रैक्टिस मतलब चलते फिरते खुद को हल्का महसूस करना। हाँ, जैसे ऊर्जा बह रही हो। शरीर के भारीपन को कम करके अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखना। क्या बात है। अगर इन सब को एक लाइन में समेटना हो तो इस पूरे स्रोत का निचोड़ यही है कि ये सिर्फ ज्ञान सीखना नहीं है बल्कि स्वयं ज्ञान का स्रोत बन जाना है। एकदम सही। इंसान को सिर्फ रिसीवर नहीं बल्कि खुद एक ट्रांसमीटर बन जाना है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर इंसान के दिमाग को इस तरह से रीवायर किया जा सकता है कि वो वास्तविकता को शुद्ध ऊर्जा के रूप में देखे तो क्या होगा? तो जब इस दुनिया के नेटवर्क में मौजूद ढेरों लोग एक साथ अपने इस सॉफ्टवेयर को इस उच्च मेटा अवेयरनेस पर अपडेट कर लेंगे, तो हमारे समाज का क्या होगा? क्या हमारी पूरी सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। विचारों की इस गहराई में उतरने के बाद आगे सोचने और समझने के लिए सच में बहुत कुछ बाकी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। मारी प्यारी दादी जान की तुम जनक हो, तुम चमक हो, तुम किरण हो बाबा की। हम नन्हे से बच्चे गाते महिमा तेरी प्यारी सी। तेरी मुस्कान में ममता, तेरी नजरों में प्यार, तुमसे ही सीखा हमने जीवन का हर साल। हमें आपके जैसा है बनना, यही है सपना हमारा। राबा की राजकुमारी, विश्व कल्याणकारी, दादी जान की, दादी जान की। तुम किनक हो, तुम चमक हो, तुम किरण हो बाबा की। हमें आपके जैसा है बनना, यही है दिल की पुकार हमारी। अष्टरत्न ज्ञान को करती स्पष्ट, आप हो बाबा की झांकी। हर दिल में ज्योति जलाती, हम सबकी प्यारी साथी। प्यार से हमें सिखाया कैसे ऊंचा उड़ना है, बाबा से नाता जोड़ कर। तुम
जैसा आपने है सिखाया। बाबा की राजकुमारी विश्व कल्याणकारी, दादी जानकी है। तुम जनक हो, तुम चमक हो, तुम किरण हो बाबा की। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, पर हिम्मत है बड़ी हमारी। तुमसे ही रोशनी आई, तुमसे ही राह मिली, तेरे प्यार की छाया में हर खुशियां हमें मिली। हम गाए तेरी महिमा दिल से बार बार, दादी जानकी तुमसे है हम सबको बहुत प्यार। बाबा की राजकुमारी विश्व कल्याणकारी, दादी जानकी तुम जनक हो, तुम चमक हो, तुम किरण हो बाबा की। हमें आपके जैसा है बनना, यही है दिल की कार हमारी। दादी जानकी आप हमारी शक्ति, हमारी प्यारी। ओम शांति, ओम शांति। हमारी प्यारी दादी, दादी